पिछली एपिसोड में जैसा कि आपने देखा था कि कोपैक बड़ी साजिश की मदद से आरएस के जरिए डाकुओं के बेस में अर्तुगरुल गाजी पर हमला करता है और इस हमले में अर्तुगरुल के तमाम सिपाही शहीद हो जाते हैं और बमसी आखिरी दम तक लड़ रहा होता है, जबकि आरएस अर्तुगरुल गाजी को शदीद जख्मी कर देता है और अर्तुगरुल गाजी जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ था वो आज हम आपको सीजन 4 की एपिसोड 1 के ओवरव्यू में बताएंगे। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल गाजी के कबीले के लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर अर्तुगरुल गाजी पर हमला हुआ था और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और हर तरफ बिखरी हुई लाशें देखकर हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और जुज्जान और कबीले के तमाम लोग परेशान हो जाते हैं और जुज्जान कहता है सिपाहियों होशियार हो जाओ और हाइमा खातून गम से निढाल हो जाती है। इसी दौरान एक सिपाही आरिफ साहब के पास जाता है और उनकी सांसों की आवाज सुनकर कहता है कि ये अभी जिंदा हैं। ये सुनकर हाइमा खातून और जुज्जान तेजी से आरिफ साहब की तरफ आते हैं और जुज्जान कहता है सिपाहियों स्ट्रेचर ले आओ और आरिफ साहब को कबीले ले जाओ। इसी दौरान हलीमा सुल्तान को अर्तुगरुल गाजी का खंजर मिलता है जिसके साथ खून लगा होता है। हलीमा सुल्तान रोते हुए खंजर उठा लेती हैं और इधर उधर देखना शुरू कर देती हैं और इसी दौरान हाइमा खातून की नजर बमसी पर पड़ती है और वो दौड़ती हुई बमसी के पास जाती हैं और जोर जोर से पुकारती हैं, बमसी मेरे बेटे, बमसी मेरे बेटे। जुज्जान बमसी की धड़कन सुनने की कोशिश करता है और कहता है कि ये शहीद हो चुके हैं और ये सुनकर हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून बहुत रोती हैं। हाइमा खातून बमसी को जोर जोर से झंझोड़ती हैं और इसी दौरान बमसी आंखें खोलता है और बगैर कुछ कहे दोबारा आंखें बंद कर लेता है और जुज्जान जोर जोर से चीखता है सिपाहियों स्ट्रेचर ले आओ। इसके बाद हलीमा सुल्तान कहती है कि अम्मी जान अर्तुगरुल साहब का पता नहीं चला। ये सुनकर हाइमा खातून बहुत रोती हैं और ये देखकर जुज्जान कहता है हम अपने भाई को ढूंढेंगे चाहे पूरी दुनिया हमें तबाह करने क्यों ना आ जाए। और फिर वो सिपाहियों से कहता है कि इस जंगल के चप्पे चप्पे को छान मारो, फौरी तौर पर असफान खातून को इतला दो, खानी बाजार जाओ और अमीर सादुद्दीन को बताओ, वो अर्तुगरुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करेंगे और साथ सुल्तान मौजम को भी खबर दो। इसके बाद आप देखेंगे कि किले में आरिस जख्मी होता है और उसका एक सिपा सलार उसको कमीज पहनाता है और फिर आरिस कहता है कि जो खुशी आज मुझे अर्तुगरुल को हराने में हुई वो पहले कभी न हुई थी। इस पर वहाँ मौजूद उस कमांडर कहता है कि अर्तुगरुल जैसे बड़े दुश्मन को मारने का कारनामा आप जैसा अजीम तलवारबाज ही सरंजाम दे सकता है। ये सुनकर आरिस कहता है कि अर्तुगरुल की मौत तमाम तुर्कों के लिए इबरत होगी, या तो वो सब अनातोलिया से चले जाएंगे या फिर हमारी तलवारों से अर्तुगरुल की तरह हलाक होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि असफाहान खातून कबीले में कालीन के कारखाने में मौजूद हैं। इसी दौरान कबाई कबीले का एक सिपाही आता है और असफाहान खातून को बताता है कि अर्तुगरुल साहब पर गात लगाकर हमला किया गया है जिसमें हमारे सारे सिपाही शहीद हो चुके हैं और आरिफ साहब और बमसी बुरी तरह जख्मी हैं। और ये सुनते ही असफाहान खातून पूछती हैं कि अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं। इस पर वो सिपाही जवाब देता है कि अर्तुगरुल साहब का अभी कोई पता नहीं चल सका। ये सुनते ही असफाहान खातून कहती हैं कि घोड़े जल्दी से तैयार करो, हम फौरन रवाना हो रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि कोपैक खानी बाजार में फल खा रहा होता है और एक सिपाही उसको इतला देता है कि अर्तुगरुल साहब पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और बमसी और आरिफ साहब शदीद जख्मी हैं। और ये सुनकर ओपेक पूछता है अर्तुगरुल का क्या हुआ। इस पर सिपाही कोई जवाब नहीं देता तो कोपैक दोबारा परेशानी के आलम में सिपाही से पूछता है बोलो ना यार अर्तुगरुल के साथ क्या हुआ। इस पर सिपाही जवाब देता है कि अमीर अली कदर अर्तुगरुल साहब का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका और उन्होंने अर्तुगरुल साहब को तलाश करने के लिए आपसे मदद तलब की है। ये सुनकर कोपैक कहता है कि वहाँ अपने आदमी भेजो, उन्होंने अर्तुगरुल को तलाश करना है और अगर अर्तुगरुल मुर्दा मिलता है तो ठीक, लेकिन अगर वो जिंदा मिले तो तुम जानते हो कि क्या करना है। और फिर पूछता है कि आरिफ साहब और बमसी जिंदा है क्या, तो तुम फौरन अपने तबीब को उनके पास भेजो। अगर आरिफ साहब और बमसी कुछ जानते हैं तो उसे जो जरूरी है वो करना है। ये सुनकर सिपाही वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कई कबीले में ढोल बज रहे होते हैं और सिपाही बमसी और आरिफ साहब को लेकर कई कबीले में दाखिल होते हैं। जब कबीले के लोग आरिफ साहब और बमसी को इस हालत में देखते हैं तो कबीले में हलचल मच जाती है और लोग पूछते हैं कि हमारे सरदार अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं और ये किसने किया। इसी दौरान हफ्सा खातून की नजर बमसी पर पड़ती है और वो भागती हुई बमसी की तरफ आ जाती हैं और बमसी की हालत देखकर बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती हैं। और फिर सिपाही आरिफ साहब और बमसी को उठाकर तिबे खेमे में ले जाते हैं और इसी दौरान वहाँ कोपैक का भेजा हुआ शाही तबीब आ जाता है और सिपाहियों से कहता है कि मैं एक तबीब हूँ और मुझे मेरे अली कदर ने यहाँ पर मामूर किया है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सिपाही और हफ्सा खातून खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं इनको यहाँ छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगी, ये मेरे शोहर हैं। इस पर तबीब जवाब देता है कि खातून ऐसा नहीं होता, ये एक तबीब का काम है और मुझे अपना काम करने दो। लेकिन हफ्सा खातून वहाँ पर रहने की जिद करती हैं जिस पर तबीब को मजबूरन उनकी मौजूदगी में ही उनका इलाज शुरू करना पड़ता है। और दूसरी जानिब अर्तुगरुल के घर
والے اور ان کے قبیلے والے ارطغرل صاحب کو جنگل میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران خیمے میں بامسی کو ہوش آ جاتا ہے اور آنکھیں کھولتے ہی کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اور پھر حفصہ خاتون پوچھتی ہیں کہ بامسی آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ کون تھے وہ غدار؟ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ جس کے جواب میں بامسی کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ اور اسی دوران بامسی کو جنگ کا سارا منظر یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، اسی دوران آپ کو سیزن 3 کا وہ سین دکھایا جائے گا جس میں ارطغرل صاحب اور بامسی ڈاکوؤں کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے اور حارث ارطغرل صاحب پر حملہ کرتا ہے، شدید حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ارطغرل صاحب زمین پر گر جاتے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے بامسی تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور اس لڑائی کے دوران بامسی حارث کو زخمی کر دیتا ہے اور یاد آتے ہی بامسی کہتا ہے کہ میں نے ایک ڈاکو کو زخمی کر دیا تھا۔ اور یہ سن کر طبیب بڑے تجسس سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل صاحب کا کیا ہوا، وہ کہاں تھے یا کہاں ہیں؟ اس پر بامسی کہتا ہے کہ بھائی زخمی تھے۔ اور اسی دوران بامسی کو پھر میدان جنگ کی یاد آتی ہے کہ جب بامسی نے حارث کو شدید زخمی کر دیا تھا تو 2 سپاہیوں نے اس پر شدید حملہ کیا اور جب وہ ان کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے تو 2 اور صلیبی سپاہی حارث کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بامسی وہاں پر حملہ کرنے والے سپاہیوں کو مار کر 2 سپاہیوں کو جلدی سے حکم دیتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، جس کے بعد وہاں پر موجود 2 سپاہی ارطغرل صاحب کو وہاں سے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور دوسری جانب کائی قبیلے کے لوگوں کو جنگل میں 2 سپاہیوں کی لاشیں ملتی ہیں جو میدان جنگ سے تھوڑی سی دور ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ 2 سپاہی وہی تھے جو ارطغرل صاحب کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ اسی دوران وہاں اصفہان خاتون آتی ہیں اور وہ حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کس نے کیا؟ اس پر حائمہ خاتون جواب دیتی ہیں کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ سن کر اصفہان خاتون کہتی ہیں کہ امی جان آپ پریشان نہ ہوں، ہم ارطغرل صاحب کو ڈھونڈ لیں گے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ارطغرل صاحب کو نیچا دکھا سکے۔ اسی دوران سعد الدین اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جنگل میں تشریف لاتا ہے اور وہ حائمہ خاتون کو دیکھ کر دکھلاوا کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ارطغرل صاحب کی تلاش میں شامل ہو جاؤ اور جب تک ہم اپنے سردار اعلیٰ کو تلاش نہیں کر لیتے کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کوپیک حائمہ خاتون کے پاس آتا ہے اور حائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے صفاقی کا پتہ چلا میں فوراً آ گیا۔ یہ سن کر زوجان کہتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو اعلیٰ حضرت، اور اس کے بعد کوپیک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے قلعے میں کمانڈر اپنے صلیبی سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور وہ شراب کا گلاس اٹھائے ہوئے کہتا ہے ہم نے اپنے وحشی ترین دشمنوں میں سے ایک کو شکست دے دی، آج میں بہت خوش ہوں اور میں اپنے بہادر سرماؤں کے اعزاز میں کشی کر رہا ہوں اور میں اس فتح کے سلسلے میں ایک عظیم جشن کا بھی اہتمام کروں گا، لیکن پہلے میں آپ سب کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 2 سپاہی ایک صندوق لے کر اندر داخل ہوتے ہیں جس کے اندر ارطغرل صاحب کی تلوار موجود ہوتی ہے اور حارث وہ تلوار سپاہیوں کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تلوار ہمارے دشمن کی ہے اور ہم نے ارطغرل صاحب کی روح کو جہنم واصل کر دیا ہے اور اب ہم اس کے سب سے قیمتی اثاثے کو روندیں گے۔ اس کے بعد حارث اس تلوار کو نیچے پھینکتا ہے اور اس پر زور زور سے پاؤں مارتا ہے۔ اس کے بعد سارے سپاہی باری باری اس تلوار پر زور زور سے پاؤں مارتے ہیں اور دوسری طرف ارطغرل غازی کے قبیلے کے لوگ رات کی تاریکی میں بھی ارطغرل کی تلاش جاری رکھتے ہیں اور وہ ارطغرل صاحب پکارتے ہوئے ان کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور زجان کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو تلاش کیے بغیر کوئی واپسی نہیں۔ اور اسی دوران حفصہ خاتون بھی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہیں اور سب ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ حفصہ میری بچی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس پر وہ کہتی ہیں کہ اماں حائمہ بامسی نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون بہت خوش ہوتی ہیں اور پھر پوچھتی ہیں کہ اچھا تو ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ کیا بامسی نے کچھ بتایا؟ اس پر حفصہ خاتون جواب دیتی ہیں کہ انہوں نے حملہ آوروں کو نہیں دیکھا اور ارطغرل صاحب کو ہمارے 2 سپاہیوں نے کہیں منتقل کر دیا تھا۔ اور اسی دوران حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ ہم نے جو 2 سپاہی دیکھے تھے وہ وہی تھے اور اگر ارطغرل صاحب بھی شہید ہو گئے تو۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں حلیمہ ہوش کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سردار کو چھپانے کے بعد ہی شہید ہوئے ہوں۔ اور حلیمہ سلطان غم کی وجہ سے نڈھال ہو جاتی ہیں اور حائمہ خاتون ان کو سہارا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے اور ہم ان کو ڈھونڈ کر ہی رہیں گے، اور ساتھ یہ کہتی ہیں کہ چلو سپاہیوں تلاش جاری رکھو۔ اور اس کے بعد تمام لوگ ارطغرل صاحب پکارتے ہوئے ارطغرل صاحب کی تلاش شروع کر دیتے ہیں اور دوسری جانب کوپیک خانی بازار کے سرائے میں موجود ہوتا ہے اور اسی دوران اس کا سپاہی اس کے پاس آتا ہے اور کوپیک سے کہتا ہے کہ حضرت کائی قبیلے میں موجود ہمارے طبیب کا پیغام آیا ہے، بامسی نے بتایا ہے کہ ان پر ڈاکو نے حملہ کیا اور اس نے ان کے چہرے نہیں دیکھے۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے اعلیٰ، تو حارث نے اس معاملے کو بڑی خاموشی اور محتاط انداز میں سر انجام دیا ہے۔ تو کیا بامسی نے ارطغرل صاحب کے بارے میں کچھ بتایا؟ اس پر وہ سپاہی جواب دیتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ ارطغرل کہاں ہیں۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ جب تک ہمیں ارطغرل زندہ یا مردہ نہیں مل جاتا ہمیں چین نہیں آئے گا، اپنے آدمیوں سے کہو اسے جلد از جلد تلاش کریں۔ یہ سن کر وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سلطان علاء
अलाउद्दीन एक किले में क़याम पजीर होते हैं। इसी दौरान उनके पास तुर्गत तशरीफ लाता है और सुल्तान कहते हैं कि सिपाही तुर्गत अर्तुगरुल साहब और उनके साथियों पर किसी ने हमला कर दिया है। यह सुनकर तुर्गत परेशान हो जाता है और पूछता है कि हमला आवरों का कुछ पता चला? सुल्तान मुअज़्ज़म, किसने उन पर गात लगाकर हमला किया? इस पर सुल्तान जवाब देते हैं कि ये अभी वाज़ेह नहीं है कि हमला किसने किया। बदकिस्मती से ज्यादातर सिपाही शहीद हो चुके हैं, सिर्फ 2 सिपाही ही बचे हैं। यह सुनकर तुर्गत बहुत गमगीन हो जाता है और फिर सहमे हुए अंदाज में पूछता है कि अर्तुगरुल साहब। इस पर सुल्तान कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब का अभी कुछ पता नहीं है और वो गुमशुदा हैं और कई कबीले के सिपाही उनको तलाश कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए एक हुक्म है, अपने साथ अपने तमाम सिपाहियों को लो और सीधा अपने कबीले में वापस चले जाओ और मामले की सही तरह तहकीकात करो और पता लगाओ कि क्या हुआ है और किसने किया है और ये जाल किसने बुना था। ये सुनकर तुर्गत कहता है कि आपका हुक्म सर आंखों पर, और सुल्तान हुक्म देते हैं कि अर्तुगरुल साहब को ढूंढे बगैर वापस मत आना, ये तुम्हारा फर्ज है। तुर्गत इंतहाई जोश से कहता है कि सुल्तान मुअज़्ज़म, जो आपका हुक्म। इसके बाद तुर्गत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल की तलाश में सुबह हो जाती है, लेकिन अर्तुगरुल का पता नहीं चलता। इसी तलाश के दौरान एक सिपाही आता है और कहता है, अम्मा हैमा, हमें करीब ही एक जली हुई लाश मिली है। ये सुनते ही हैमा खातून समेत तमाम लोग उस लाश की तरफ दौड़ पड़ते हैं और जब वो भागते हुए उस लाश के पास पहुँचते हैं तो उस लाश से अभी तक धुआं उठ रहा होता है और हैमा खातून परेशानी के आलम में रोते हुए कहती हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है। इसी दौरान हलीमा सुल्तान को उस लाश के हाथ पे एक अंगूठी नजर आती है तो वो उस लाश का हाथ पकड़ लेती हैं। ये देखकर हैमा खातून हलीमा सुल्तान के हाथ को पीछे करके वो अंगूठी खुद उतारती हैं और फिर हैमा खातून उस अंगूठी से कालक साफ करती है और फिर जब वो अंगूठी को गौर से देखती हैं तो वो अर्तुगरुल गाजी की अंगूठी होती है। ये देखते ही हैमा खातून जोर जोर से रोना शुरू हो जाती हैं और हलीमा सुल्तान हैमा खातून से अंगूठी ले लेती हैं और वो भी अंगूठी देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती। ये देखकर जुजान भी अपना सर पकड़ लेता है और जोर जोर से कहता है, भाई भाई, और बहुत रोता है और दूर एक सलीबी सिपाही छुप कर ये मंजर देख रहा होता है। दूसरी जानिब सादुद्दीन कोपैक हानी बाजार के सराय में बहुत परेशान खड़ा होता है। इसी दौरान उसके पास उसका सिपाही आता है और कहता है, अमीर हजरत, आखिरकार अर्तुगरुल की लाश मिल ही गई। ये सुनकर कोपैक एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, या रब तेरा शुक्र है। और फिर वो सिपाही कहता है कि जनाब, अर्तुगरुल साहब की लाश जली हुई है। ये सुनकर कोपैक हैरानगी से पूछता है, जली हुई हालत में क्या मतलब? इस पर वो सिपाही कहता है, जी जनाब, उन्होंने अर्तुगरुल साहब की निशानदेही उस अंगूठी से की है जो वो कमान खींचने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये सुनकर कोपैक कहता है, ये गवर्नर किस किस्म का बदमाश कातिल है? क्या उसे कत्ल कर देना उसके लिए काफी न था कि उसने उसको जिला ही डाला? और फिर कोपैक कहता है, हमारा सबसे पहला ये काम है कि अर्तुगरुल साहब के जनाजे में शिरकत की जाए और हमारा असल काम जनाजे के बाद शुरू होगा।